हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट हिंदी की वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था स्वरों का उच्चारण स्थान और उसके आधार पे हम स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फास्ट कि हम क्या क्या पढ़ रहे थे। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। स्वरों का वर्गीकरण इन 5 तरीकों से किया जाता है, जिसमें से हम 2 तरीके पढ़ चुके थे, जिसमें से संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। स्वरों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है? अ और आ का कंठ्य होता है, ई का तालु होता है, ऊ का ओष्ठ्य होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये हमारे होते हैं संयुक्त स्वर, अ और ई मिलकर के ए बनाते हैं, जो कि कंठ तालु से होता है। और ए जो होता है वो ए और अ से मिलकर बनता है, जो कि कंठ तालु इसका भी होता है। और कंठोष्ठ का मतलब होता है कंठ और ओष्ठ, यानी होठ और कंठों से मिलकर जो बनता है वो है ओ और औ। ठीक है, री जो होता है वो हमारा मूर्धा यानी कि मसूड़े से टच करता है तो बनता है री। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ओष्ठ के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ओष्ठ के आधार पर जो 3 प्रकार के स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वृत्ताकार, अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। ठीक है, तो वृत्ताकार जो है यानी उसमें हमारे होठ जो है ना बिल्कुल राउंड शेप के खुलने चाहिए, यानी बिल्कुल गोल होठ जो है वो खुलने चाहिए। होठों का आकार बिल्कुल वृत्ताकार होना चाहिए। तो वो कौन कौन से स्वर होते हैं? ऊ, ओ, औ। ठीक है, ऊ, ओ, औ, ये 4 प्रकार के जो होते हैं वो उसमें हमारे होठ बिल्कुल सर्कुलर हो रहा है ना, वृत्ताकार, तो इसीलिए ये वृत्ताकार स्वर होते हैं। अवृत्ताकार मतलब इसमें ओष्ठ का आकार वृत्ताकार नहीं बन पाता है, जैसे आ, ए, ई, री, ये सब जो होते हैं ना इसमें हम होठों के आकार जो है हमारे वृत्ताकार नहीं है, कुछ भी टेढ़े मेढ़े से, तो इसको हम बोलते हैं अवृत्ताकार। ठीक है, अब अर्धवृत्ताकार यानी जिसमें आधा ही वृत्त बनता हो, जैसे कि आ। ठीक है, आ में आधा वृत्त बन रहा है, इसमें होष्ठ का आकार अर्धवृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, तो होष्ठ के आधार पर जो होते हैं वो है वृत्ताकार, अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। तो ऊ, ओ, औ ये जो होते हैं वृत्ताकार होते हैं, इनको देख लीजिएगा, और आ जो होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है। ठीक है, तनाव के आधार पर, जैसे जिह्वा के तनाव के आधार पर, जिह्वा में कितनी तनाव आ रही है इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा शिथिल स्वर होता है और एक प्रयत्नी यानी कठोर स्वर होता है, कोमल और कठोर। अ, ई, ऊ, री, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ बल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ुबान पे कुछ भी कठिनाई नहीं करनी पड़ रही है हमें, बिल्कुल आराम से। शिथिल यानी बिल्कुल ही सॉफ्टनेस के साथ, कोमल एंड शिथिल बोलते हैं इसको, यानी बहुत ही आलसपन के साथ हम बोल रहे आ, ई, ऊ, री। ठीक है, और कठोर जिसमें हमें तनाव की अनुभूति होती है जीवा पे, होता है आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ से 3-4 बार पूछा जा चुका है, अघोष और सघोष। ठीक है, अघोष और सघोष स्वर किसे कहते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अघोष, घोष मतलब पता है आपको? ध्वनि, जैसे आवाज़ निकालना। हम अगर किसी उसको बजाते किसी इंस्ट्रूमेंट को तो वो घोष होता है, मतलब जिसमें से जैसे कोई चीज़ हम टकराते हैं, ग्लास पे चम्मच बजाते हैं ऐसे, तो कोई टंकार निकलती है ना, उसको हम घोष बोलते हैं, यानी कि आवाज़ निकलती हो, यानी कंपन होता हो। जब भी हम कोई गिटार विटार कुछ भी बजाते हैं तो हम तारों के कंपन से ही तो आवाज़ निकालते हैं, या किसी भी चीज़ों से हम जब आवाज़ निकालते हैं, किसी भी ढोलक हो गया, झांझर हो गया, तो उन सब में हम कंपन पैदा करते हैं, जिससे आवाज़ यानी कि ध्वनि निकलती है, तो उसको हम घोष बोलते हैं। ठीक है, तो अघोष और सघोष नाम से ही आप समझ सकते हैं। अघोष वो होते हैं जिनमें स्वर यंत्रों में कोई कंपन ना हो, जिसको बोलते वक्त ना आपके स्वर यंत्र जैसे गला और जो आपके पेट से जो आवाज़ आती है ना, जो पेट से आती है गले से होते हुए वो जितने भी अंगों से होकर गुजरती है वो सब हमारे स्वर यंत्र कहलाते हैं। तो उनमें कंपन ना हो तो वो अघोष होता है, और यदि कंपन हो तो वो सघोष होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष कहते हैं, और जिन शब्दों के उच्चारण में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं, अथवा अघोष लघु झंकृत ध्वनि होती है और सघोष तीव्र या दीर्घ झंकृत ध्वनि होती है। ठीक है,
अब देखिए हम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत ही फटाफट से जल्दी से आपको एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए क ख ग घ अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा ना ता था दा धा ना प फ ब भ मा। ठीक है, अब आप देखिए, आप इसको बोल कर देखिए क ख कोई ध्वनि हुई, लेकिन आप ग के आगे जब बढ़ेंगे ग घ अंगा तो गले में ना एक अलग सा कंपन महसूस होगा आपको स्वर यंत्रों में, जो गले के नीचे वाली जो जगह है ना वहाँ पे। च छ ज झ अंगा ज झ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंपन महसूस रहा है। तो जो ये इसको हम वर्ग अगर हम ऐसे देखते हैं तो पहले और दूसरे वर्ग को छोड़कर तीसरा चौथा पांचवा ये सभी सघोष होते हैं, यानी बाद वाले। तो हम लोग को पता है कि एक क वर्ग में या च वर्ग में किसी भी वर्ग में 5 स्वर होते हैं। ठीक है, सॉरी 5 व्यंजन होते हैं। अब ये 5 जो व्यंजन है इसमें से आगे वाले को 2 अगर हम ना कहें तो बाकी के जो 3 हैं वो सघोष होते हैं और आगे के जो 2 हैं वो अघोष होते हैं। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है हिंदी व्याकरण का, जो एग्जामिनर्स बनाते हैं उन लोगों के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत बार पूछा गया है। इसमें से आप बहुत लोगों को पता भी होगा, वायु के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कितने प्रकार के स्वर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। नाम से ही लग रहा है अल्प प्राण मतलब जिसमें कम वायु निकलती है। प्राण मीन्स हिंदी में ना प्राण का मतलब है वायु, बोलते हैं ना प्राण पखेरु उड़ जाना, यानी कि वायु का निकल जाना, है ना। जब अंदर से वायु निकल जाएगी यानी प्राण निकल जाएगा तो इंसान बचेगा ही नहीं। तो प्राण का मतलब होता है ना हिंदी में वायु। तो अल्प प्राण यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं, किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो कम वायु निकले तो वो होता है अल्प प्राण, और जिसको बोलने में ज़्यादा वायु निकले वो होता है महाप्राण। ठीक है, तो देखिए ड और ढ, ड में कम वायु निकल रही है और ढ में ज़्यादा निकल रही है, अंग में कम निकल रही है, अह में ज़्यादा निकल रही है। ठीक है, और देखिए अगर हम इस वर्ग की बात करें तो 1, 3, 5 वर्ग के व्यंजन और जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं, और 2, 4 वर्ग के व्यंजन। इधर आ जाइए, 2, 4 ये कहाँ है 2, देखिए ये रहा हमारा 2 और ये रहा हमारा 4, ये हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं इन सब से अलग एक आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखिए क ख ग घ अंगा, क और ख पे जोर लगाना पड़ रहा है, ग और घ पे जोर लगाना पड़ रहा है। तो जहाँ जोर लगाना पड़ रहा है वो हमारा महाप्राण होगा। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखें तो इसको हम लिखेंगे के, इसको लिखते हैं के एच, यानी सिर्फ के से काम नहीं चलेगा, एच भी लगाओ। इसमें एक खा मतलब इसमें और भी जोड़ने की ज़रूरत है, जोर डालने की ज़रूरत है। तो इसमें ज़्यादा हम बल लगा रहे हैं, ज़्यादा वायु निकल रही है। तो आपको अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप इंग्लिश वाला देख लेना कि सिर्फ के लिख के काम चला है, के एच लिख रहा है, जी लिख रहा है या जी एच लिख रहा है। ठीक है, सी लिख रहा है, सी एच लिख रहा है, जे लिख रहा है, जे एच लिख रहा है। तो जिसमें जिसमें ना एच लगाना पड़ जाए उसको हम महाप्राण बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, महाप्राण। जे जे एच, इसको क्या बोलते हैं, डी डी एच, डी एच, बी बी एच। ठीक है, तो जिसमें ना हमको जोर लगाना पड़ रहा है वो महाप्राण है, यानी क में जोर नहीं लग रहा है, ख में जोर लग रहा है, ग में नहीं लग रहा है, घ में। एक तरीके से अल्टरनेट है। तो 2 और 4 वर्ग आपको याद रखने हैं, ये महाप्राण होते हैं, बाकी सब अल्प प्राण होते हैं। और ये रहा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक ऑफ हिंदी वर्णमाला। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अनुस्वार या अनुनासिका, अनुनासिक और निरनुनासिक या अनअनुनासिक किसे कहते हैं। हमें दे देता है कुछ इस टाइप का, क ख अंग च छ ड ढ, कुछ भी ऐसा स्वर और व्यंजन का मिक्सचर दे देगा और बोलेगा इसमें से अनुस्वार और अनुनासिक छाटिए या अनअनुनासिक और अनुनासिक छाटिए। तो हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ना, इनके नाम काफ़ी सिमिलर और हम पहचान नहीं पाते हैं। तो ये देखिए इनको अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और अनुस्वार को अनुनासिका बोलते हैं, अनुनासिका।
याद रहे अनुनासिक और अनुनासिका में नो कन्फ्यूजन, ठीक है। या तो अनुस्वार और अनुनासिक और अनुनासिक, अन बोल दो या हिंदी में या निर बोल दो, दोनों का मतलब होता है एब्सेंट यानी नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अनुस्वार और अनुनासिक पर। तो ये देखते हैं अनुस्वार जो होता है, जैसे हम लिखते हैं गंगा, तो गंगा जो हम लिखते हैं ना, ग के ऊपर अंग की बिंदी और फिर गा, वो गलत है। गंगा लिखते हैं ग अंगा और अंगा के नीचे ग पे आ की मात्रा, ठीक है। तो उसको हम सही बोलते हैं क्योंकि हम अनुस्वार ऐसे दिखाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं ना, ये संचय, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये है संचय। क्योंकि च के नीचे ना जो च का जो अंतिम जो आता है ना, जैसे क ख ग अंगा च छ ज झ इया, वही उसका अनुस्वार हो जाता है। तो जब भी आधा स्वर आए तो हम उसके अनुस्वार के साथ लिखते हैं। तो च जो है उसका अनुस्वार क्या है बताइए, च छ ज झ इया, इया अनुस्वार है तो इसके च के नीचे इया लगा हुआ है, ठीक है। संजय, अब ज का जो अनुस्वार है वो क्या होगा, च छ ज झ इया, ज भी आ रहा है ना उसी में, तो उसका भी इया होगा। तो जो उसका अनुस्वार है हम उसके साथ लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ग के गंगा में हम क्या लिखते हैं, अंगा के नीचे अंगा लिखते हैं, उसके नीचे ग लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ग का अनुस्वार अंगा है, क ख ग घ सॉरी क ख ग घ अंगा अंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे शंकर, शंकर है ना, तो अंगा के नीचे क लिखा हुआ है, यानी कि क जो है क वाले वर्ग में लास्ट में क्या आता है, अंगा आता है, तो क का अनुस्वार अंगा होगा, शंकर। तो जो ये लास्ट में आते हैं ना, अंगा इया ड़ ना म, ये सब क्या होते हैं, हमारे अनुस्वार होते हैं, ठीक है ना, अनुस्वार होते हैं। अब हम देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक मतलब कि चंद्र बिंदु, जिस पर अनुनासिक का प्रयोग हो जाता है, जैसे कि सांझ, बांझ, आँख, दिख रहा है ये, सांझ बांझ आँख इत्यादि, ये सब हमारे क्या है, इन पे देखिए चंद्र बिंदु लगी है, तो ये हमारे अनुनासिक हैं। चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक और सिर्फ बिंदु यानी अनुस्वार। तो सिर्फ बिंदु को हम ऐसे अलग से करके लिखेंगे कि उसमें हम उसका अनुस्वार भी लगा रहे हैं। अब हम देखेंगे निरनुनासिक यानी अनुनासिक के बारे में, ठीक है। तो अनुनासिक में आते हैं हमारे अंग, आहा एवं और ये अंग, ठीक है, ये इतने होते हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो बची हुई मात्रा या स्वर निरनुनासिक कहलाती है। अंग, आहा और एवं अंग को यानी चंद्र बिंदु को, याद रहे ये रहा हमारा चंद्र बिंदु, ये रहा अंग की मात्रा यानी ये रहा हमारा अनुस्वार, ये रहा हमारा अनुनासिक और ये रहा हमारा आह की बिंदु। ये अगर इस्तेमाल ना की जाए, इन तीनों के अलावा जितने भी हमारे बचे हुए मात्राएं होती हैं उनको हम अनुनासिक बोलते हैं, जैसे अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है, यानी निर्नुनासिक बोलते हैं। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये सब क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक, ठीक है। कुछ स्वर हमारे विदेशज होते हैं, यानी जो हमारे नहीं है, हमारी भारतीय जो मेन हिंदी है वहाँ से नहीं लिए गए हैं, ये बाहर से अंग्रेजी शब्दों से लिए गए हैं, उनको हम बोलते हैं विदेशज। अंग्रेजी होते हैं या उर्दू से भी लिए जाते हैं, तो अंग्रेजी या उर्दू से जो लिए जाते हैं उनको हम विदेशज स्वर या ध्वनि कहते हैं। और जो हमारे ओरिजिन के होते हैं, हमारे ओरिजिनल होते हैं, उनको हम देशज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो विदेशज स्वर है वो अ है, जैसे बॉक्स, ऑफिस, तो इसमें क्या ना अ लग रहा है, तो ये हमारा विदेशज है। जो विदेशज होता है उसको हम बोलते हैं आगत, यानी बाहर से आया हुआ, आगत, गृहित, ठीक है। तो ये आगत स्वर है, यानी विदेशज स्वर की बात कर रहे हैं। विदेशज व्यंजन को देख लेते हैं। मुख्य आगत व्यंजन 2 होते हैं और कुल 5 होते हैं। ये देखिए क, ख, ग, तो इसको ना ख, ग, ज, फा ऐसे बोलते। ये दोनों ना उर्दू से लिए गए हैं, तो यही दोनों मुख्य हैं, ठीक है। तो ये दोनों उर्दू में ज़्यादा इसके जाते हैं, जैसे कि फराक, जिंदगी, जहांगीर, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ना, ये मुख्य आगत व्यंजन हैं, जो कि 2 होते हैं, ये मुख्य हैं, ठीक है। और ये अरबी, उर्दू, टर्की भाषा या फारसी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है।
तो ये रहा हमारा हिंदी व्याकरण का चैप्टर, यहाँ पे ख़त्म होता है। और उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी मेरे इस वीडियो के साथ अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं संधि आपको समझाऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्ट स्मूथ तरीके से। तो आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।